नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अभी जो वैकेंसी लेटेस्ट में आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो की, इसका फॉर्म वगैरह आप लोगों ने भरी लिया होगा। कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो है कुछ डेमो वगैरह वीडियो दिखाए जाएं, तो ये एक डेमो वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है ये पूरा। इसमें हिंदी, जीएस, इंग्लिश और मैथ सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। पूरे इसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, पूरा ऑफिशियल सिलेबस प्लस पीवाईक्यू के हिसाब से लेटेस्ट एंड पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जाम के लिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही दिया गया है इस कोर्स में। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी का ग्रुप है, स्टेज 1 का यहां पे कमिटमेंट है, ठीक है। और इसमें जो वीडियोस हैं, सिर्फ हमारा जो प्रयास ये है कि ऑफिशियल सिलेबस, पीवाईक्यू, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ उतना पढ़ाएं जितना इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये टोटल कोर्स है। इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड का अगर यूज करेंगे जब आप बाई करते हैं ऐप से, तो अप्लाई कूपन में आप ज्ञान सर लिखिएगा, GYANSIR लगातार, कोई स्पेस के बिना, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और काफी कम प्राइसेस में कोर्स है। टेस्ट सीरीज में भी सेम जो है ज्ञान सर कूपन कोड है, उसमें भी आप जो है टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो ये एक डेमो वीडियो है पॉलिटी का। इसके अलावा टोटल कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी कोर्स में, उन सबके क्लास वाइज जो है नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और वैलिडिटी वगैरह वहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखी हुई है, आप उसको देख के और तुरंत ये कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे ऐप से ले सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी जो है कंफ्यूजन हो, परेशानी हो, डाउट हो, पेमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछनी है तो 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं आप। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का राज व्यवस्था या पॉलिटी की क्लास में। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है। आज हम लोग राज व्यवस्था की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपके एग्जाम के हिसाब से कौन कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जहां से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं सारी चीजें आपको कंप्लीट कराऊं, जिससे आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो भाई सबसे पहले देखिएगा, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर मैं राज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं राज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि राज व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपके संविधान के हिसाब से बात करूं, तो आप लोगों को मुख्य तौर पर जो स्टडी करनी है, जो पढ़ना है, वो आपको भारतीय संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? संविधान, या आपको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की, ठीक है, अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं सम आपके कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है ये आपके टू कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? टू कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है। और वहीं अगर शायद मैं इसे हिंदी शब्द को देखता हूं, संविधान को, तो इसमें मुझे दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द है सम और एक शब्द है विधान। भाई यहाँ पर एक चीज पर गौर करिएगा, अगर मैं विधान शब्द की बात करता हूं, तो विधान का अर्थ कानून से लगाया जाता है, लॉ से लगाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, इसका अर्थ जो निकलता है, हिंदी का जो आपका शब्द है संविधान, उसका अर्थ क्या निकलता है? बराबर कानून की व्यवस्था। तो आगे चलकर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्थाओं को, प्रोविजंस को देखेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ये पता लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, यही कार्य करते हुए आपको नजर आएगा। अब अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, भारतीय संविधान की बात करता हूं, तो भैया भारतीय संविधान वैसे तो आपको बताया बताया जाता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, ये आप लोगों को बताया जाता है कि 2 years 11 months और 18 days, ठीक है, इतने दिनों में आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन भाई संविधान की अगर हम पृष्ठभूमि में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं, तो संविधान का विकास जो है ये लगभग 350 वर्षों का, 350 years का एक हिस्ट्री रहा है, एक इतिहास रहा है। इन 350 वर्षों में हमारे यहाँ पर ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब ब्रिटेन के अंदर कंपनी का गठन हुआ था। ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी का गठन हुआ था, जिस कंपनी को आप द गवर्नर एंड द गवर्नर द गवर्नर एंड कंपनी the governor and company of of merchants of England trading into ईस्ट इंडीज, ठीक है, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज।
इस नाम की कंपनी का इंग्लैंड में गठन हुआ था। और ये कंपनी कैसी कंपनी थी? तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। इस कंपनी को जो ब्रिटेन की महारानी थी, उस ब्रिटेन की महारानी के द्वारा 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट दिया गया था। क्या दिया गया था? एक चार्टर एक्ट दिया गया था। यहाँ पर चार्टर का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र। यानी इस एक्ट से, इस ये जो आपका एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी थी, वो इस कंपनी को कुछ अधिकार दे रही थी, कुछ राइट्स दे रही थी। और क्या राइट्स दे रही थी? तो इसे ये राइट दिया गया था, ये जो कंपनी थी जिसे आप शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, इसे ये अधिकार दिया गया कि यह कंपनी 15 सालों तक, कितने सालों तक? 15 सालों तक, ठीक है, 15 ईयर्स तक ये कंपनी जो है, ये भारत और पूर्वी देशों के साथ, मतलब इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में व्यापार करेगी। मतलब क्या हुआ कि इसमें यह कहा गया था कि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया है, ट्रेड मोनोपोली दी गई है। ट्रेड मोनोपोली का मतलब यह है कि ब्रिटेन की ये कंपनी अकेली ऐसी कंपनी होगी जो भारत यानी इंडिया और पूर्वी देश यानी ईस्टर्न कंट्रीज, इनमें व्यापार करेगी। ब्रिटेन की कोई और कंपनी यहां आकर व्यापार नहीं करेगी। ये चीज आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके संविधान की स्टार्टिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग होती है, वो संवैधानिक विकास से होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भारत का संवैधानिक विकास से होती है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं सिंपल सिंपल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है, ठीक है, भारत में सुप्रीम क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में सुप्रीम जो माना गया, सर्वोच्च जो माना गया, वो संविधान को माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में सर्वोच्च क्या है, ऑप्शन में डाल देगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन में डाल देगा पार्लियामेंट, ऑप्शन में डाल देगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन में डाल देगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत में सर्वोच्च है, सुप्रीम है, उससे ऊपर ना तो राष्ट्रपति है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट। मतलब ये भी जो काम करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ही करते हैं। क्लियर? इसके अलावा अमेरिका की अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो अमेरिका में अगर सुप्रीम है की बात करें, तो अमेरिका में जुडिशरी जो है, यानी कि वहां की न्यायपालिका जो है, वो सर्वोच्च मानी गई है, सुप्रीम मानी गई है। और वहीं पर अगर मैं ब्रिटेन की बात करता हूं, तो ब्रिटेन के अंदर वहां की पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसे सर्वोच्च माना जाता है। तो देखो, तीनों अलग अलग व्यवस्था है। भारत में सुप्रीम कौन है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लैंड में सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट है। और यूएसए में सुप्रीम कौन है? तो वो वहां का आपके न्यायपालिका या जुडिशरी है। क्लियर रहेगा? इसके अलावा देखिएगा, भारत का संविधान विश्व के जो संविधान है उनमें सबसे लंबा लिखित संविधान है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका है इंडिया का। यहां पर देखिए, आपको याद रखना है, संविधान जो होते हैं वो संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार तो यही हो गया लिखित यानी कि रिटन, और एक प्रकार इसका हो सकता है अलिखित। ठीक है, अलिखित। अलिखित मतलब नॉन रिटन, जिसको लिखा ना जाए। ठीक है, अगर आपका संविधान ऐसा है, ठीक है, अगर आपका संविधान ऐसा है जिसे आपके किसी पेपर पर लिखा गया है, ठीक है, जैसे किसी पेपर पर हैंड रिटन किया गया है, लिखा गया है, तो उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडिया और यूएसए का संविधान, ये कैसे है? रिटन फॉर्म में है, लिखित संविधान है। वहीं पर अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान वो है जो किसी पेपर पर नहीं लिखा गया है ना, ये केवल और केवल ट्रेडिशन के आधार पर, परंपरा के आधार पर काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ट्रेडिशन, परंपरा में जो नियम कानून चल रहे थे, उन्हीं का प्रयोग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान के तौर पर किया जा रहा है, तो वो होता है अलिखित संविधान। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, इसका उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। आगे हम संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे जिसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या किया था? निर्माण। संविधान सभा कैसे बनी थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की मुख्य मुख्य बातें जो थी, उनकी बात हम अभी आगे करेंगे। आगे अगर मैं प्रस्तावना की बात करता हूं, तो देखिए, प्रस्तावना जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान का पहला जो पेज है ना, पहला जो पन्ना है, वही प्रस्तावना का है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रियम्बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? प्रियम्बल। और उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, ये एक लाइन लिखी हुई मिलती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
है ना, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला शब्द जहां पर मिलता है संप्रभुत्व, जो आपने मैंने बताया ना, प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसे बोलते हैं सोवरन। समाजवादी उसे कहते हैं सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष उसे कहते हैं सेकुलर, लोकतंत्रात्मक उसे कहते हैं आपके डेमोक्रेटिक। ठीक है, गणराज्य उसे क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। है ना, ये सब होते क्या है, शब्द अभी आगे आएंगे सारे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल इतना समझिए कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, हम भारत के लोग। देखो लाइन क्या लिखी हुई थी, प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक बनाने के लिए, मतलब भारत को संप्रभु कौन बनाया, संप्रभु का मतलब क्या है, जो अपने आप में सक्षम है, अपने आप में एबल है, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो। तो भारत को हमें कैसा बनाना है, सोवरेन बनाना है, संप्रभु बनाना है, मतलब भारत अपने आप में सक्षम देश है। दूसरा समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि भारत में जो सरकार है वो हमारी जनता के लिए काम करती है, पीपल्स के लिए काम करती है। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। वहीं लोकतंत्रात्मक, भारत में किसका शासन है, लोगों का शासन है। गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, किस प्रकार से, भारत का एक लिखित संविधान है, भारत का अपना खुद का संविधान है ना। और भारत के जो अध्यक्ष होते हैं या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं या हमारे संवैधानिक जो प्रमुख हैं, वो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट जो है, उनका चुनाव जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है। भले ही इनडायरेक्ट किया जाता है, लेकिन जनता का उसमें पार्टिसिपेशन है, इसीलिए भारत क्या है, गणराज्य। लेकिन भारत को संप्रभु, भारत को समाजवादी, भारत को पंथ निरपेक्ष कौन बना रहा है, तो पहली लाइन क्या थी, हम भारत के लोग। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता, आपसे कहता है भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ इंडिया, तो सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ इंडिया वो है भारत के लोग। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। इसके अलावा आपको पता रखना है 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पर। 26 नवंबर, तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 जो थी, इस दिन आपके संविधान, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। उसी आधार पर इस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। 1950 में जो संविधान बना था, इसकी मूल प्रति संसद भवन में दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित है। एक केस, ठीक है, एक बर्तन है या फिर आप कहिएगा एक डब्बा है, ठीक है, और जो हीलियम से भरा हुआ, उसके अंतर्गत जो आपके संविधान की, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ड कॉपी है, उसको सिक्योर रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। क्लियर है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं संवैधानिक विकास की। तो मैंने अभी भी आपको बताया भारत का संवैधानिक विकास एक लंबा इतिहास रहा है, 350 वर्षों का इतिहास। कब से स्टार्ट होता है, जब से कंपनी का गठन हुआ था। तो सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम, एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें 1773 से 1858 के बीच में जितने भी एक्ट आए भारत, वो सब आ जाएंगे। उनकी मुख्य मुख्य बातें, उनकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, वो हम लोगों को पढ़नी होगी। ऐसे ही दूसरा है ब्रिटिश संसद क्राउन, 1858 से 1947 के द्वारा पारित अधिनियम। मतलब 1858 से 1947 के बीच में जो भी एक्ट हमारे यहाँ पर भारत आए हैं, उनकी मुख्य मुख्य बातें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। 1600 का पहला चार्टर एक्ट था, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम उसके बाद डायरेक्ट जंप कर आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मैं बात करूं, तो इससे पहले की जो थोड़ी पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। 1773 से पहले, 1773 से पहले भारत में कुछ घटनाएं घटित हुई थी। जैसे 1757, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1759 बेदारा का युद्ध, 1761 डिवास का युद्ध, और 1761 जिसमें आपके पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, और फिर 1764 यानी बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के कारण क्या होता कि कंपनी की जो पावर थी, वो कंपनी की पावर बढ़ गई। और कंपनी जो केवल भारत में या भारत के साथ में पूर्वी देशों में, ईस्टर्न कंट्रीज में जो ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी, अब धीरे धीरे यहाँ की पॉलिटिकल पावर जो है वो कंपनी को प्राप्त होगी। तो 1773 में एक एक्ट आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत फेमस एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। मुख्य मुख्य बातें क्या है 1773 की, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए
कि कंपनी पर पहली बार प्रतिबंध कब लगाया गया था। ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखिएगा, कंपनी पर लगाया गया पहला प्रतिबंध। ठीक है, पहला प्रतिबंध फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन है ये भैया, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी। मतलब क्या हुआ, इससे पहले कंपनी भैया जैसे चाहे वैसे काम कर रही थी, लेकिन पहली बार कंपनी के ऊपर कुछ नियम कानून लगाने का काम 1773 में किया गया था। इसी वजह से इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा गया। ठीक है, दूसरा काम क्या है, इस एक्ट के द्वारा, ये पहला ऐसा एक्ट है जिसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लेड। ठीक है, अभी तक कंपनी जो थी वो कंपनी अपने कार्यों को कर रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि हमारे यहाँ पर उस समय पर प्रशासनिक ढांचा नहीं था। उसको पहली बार जो केंद्रीय प्रशासन था उसको लागू करने की जो कोशिश की गई थी, एफर्ट किया गया था, वो 1773 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्लियर। इसके बाद आपको याद रखना है भाई, बंगाल के अंदर एक पद हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर। बंगाल में एक ऑफिशियल हुआ करता था जिसे बंगाल का गवर्नर कहते थे। लेकिन बाद में उसके पदनाम को, उसके जो पोस्ट थी, उस पोस्ट के नाम को चेंज किया गया। जैसे इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। ठीक है, मतलब पहले उसे क्या कहते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, अब उसे क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो यहां पर आपको याद रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अब उसे क्या कहा जा रहा है, अब बंगाल के गवर्नर को क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपसे कहेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो देखो दो क्वेश्चन बन गए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, कार्यकारी परिषद बनाई गई। कार्यकारी परिषद मतलब जब गवर्नर जनरल काम करेगा तो काम करने के लिए कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई, एक परिषद बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेगा, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। भाई देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन, प्रावधान कब किया गया, इस्टेब्लिश, जो आपके सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट था उसके लिए प्रोविजन कब किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, है ना, स्थापित कब हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 1774। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे का नाम आपको याद रखना है। सर एलिजा इम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा इसमें 3 अदर जजेस भी थे, जिनमें चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। इनका नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए 1773 के बाद में, 1773 के बाद में आपको थोड़ा सा याद रखना है 1784 के एक्ट के बारे में। इसको क्या है, 1784 को फिट्स इंडिया एक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, फिट्स इंडिया एक्ट। मेन बातें याद रखनी है बस। ठीक है, मेन बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हो सकती हैं वो आपको याद रखनी है। तो फिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसमें 2-3 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, इसके द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहेंगे नियंत्रक मंडल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। भाई जो कंपनी थी ना, उस कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने हैं, वो सब डिसाइड करने के लिए अब तक क्या था, इंग्लैंड के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, बीओडी, जिसे निदेशक मंडल कहते थे। लेकिन अब क्या किया, 1784 में एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया गया, और उस नए इंस्टीट्यूट को क्या कह रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। मतलब अब कंपनी से संबंधित कोई भी डिसीजन होगा तो उस डिसीजन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डिसीजन भी शामिल होगा। तो एक तरीके से 1773 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको थोड़ा सा बढ़ाया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके द्वारा आपके यहाँ बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, द्वैध शासन इंप्लीमेंट किया गया। द्वैध शासन जिसको हम लोग आपके डायरकी के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, डायरकी। ठीक है, द्वैध शासन।
द्वैध शासन बहुत सिंपल चीज है, दो लोगों का शासन। पहले क्या था, पहले केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया, इसी को क्या बोला गया, द्वैध शासन। अगर पूछ ले द्वैध शासन या ड्वेल जो आपका डायरेक्टरी जो थी, इसको सबसे पहले किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही लगाया था बंगाल में, है ना। और ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा 1858, 1858 का एक्ट आएगा, उसके द्वारा इसे समाप्त किया जाएगा। क्लियर है। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन लगाया था उसे खत्म कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने, बाद में 1784 के एक्ट के द्वारा इसे दोबारा लगाया गया। एक आपको जोड़कर याद रखना है 1813 का एक्ट, इसमें बस जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। आपको याद है ना, कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी, ठीक है, कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी, मतलब कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, इंग्लैंड की कोई और कंपनी आकर भी व्यापार कर सकती थी। आगे बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक एकाधिकार कानून। लेकिन साथ में यह भी कह दिया गया कि भैया चाय और चीन का व्यापार बना रहेगा, मतलब कंपनी पर अभी चाय का व्यापार, चाय बेसिकली वस्तु है यहाँ पर, और एक चीन, चीन देश के साथ में व्यापार, ठीक है, चीन देश के साथ में व्यापार, ये व्यापार अभी उसके पास छोड़ दिया गया। मतलब एक डिस्काउंट के तौर पर, छूट के तौर पर कह दिया गया, चलो ठीक है, चाय का व्यापार अभी भी आप ही करोगे, और चीन देश के साथ में किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु का व्यापार यही कंपनी करेगी। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा 1833 के एक्ट की तरफ कूदते हैं। 1833 का एक्ट क्या कहता है, तो भैया 1833 1833 का चार्टर अधिनियम, इससे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अभी आपको याद होगा मैंने बताया था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब यहां पर क्या होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, याद रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला व्यक्ति इस पर कौन आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपसे कहेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपको बताना है। इसके अलावा इसी एक्ट में यह कहा गया था कि भैया सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया। मतलब जो सिविल सेवा होती है, सिविल सर्विसेज होती हैं, प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, उनसे संबंधित एक ओपन कंपटीशन भारत में पहली बार शुरू किया गया। ठीक है, यहीं पर आप लोग जोड़कर लॉर्ड मैकाले का नाम और याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो था ना, वो भारत का गवर्नर जनरल जो था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, इसकी कार्यकारिणी में, इसकी काउंसिल में विधि सदस्य बना था। कौन बना था, विधि सदस्य। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी, लॉ मेंबर के रूप में कौन नियुक्त हुआ था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले। आगे 1858 का अधिनियम आ जाता है भैया, 1858। ठीक है, 1858 के अधिनियम में आपको पता ही है, अभी अभी 1857, 1857 में आपके यहाँ पर महाविद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, रिविलियन हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1858 का एक्ट भारत भेजा गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि अब कंपनी का रूल जो था, जो भारत में कंपनी रूल चलाती थी, कंपनी के रूल को यहाँ से समाप्त कर दिया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश क्राउन का जो रूल था, जो शासन था, वो यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। मतलब क्या हुआ कि अब भारत पर कंपनी का शासन नहीं चलेगा, और भारत की जनता अब ब्रिटेन की महारानी की जनता होंगी। क्लियर रहेगा सबको। अगला यहां पर याद रखिएगा कि इसमें क्या हुआ कि अभी तक भारत का गवर्नर जनरल बना था, अब उसके पदनाम को बढ़ाया जाएगा, पोस्ट का जो नेम है उसे बढ़ाया जाएगा। अब क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ में वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, वायसराय। अब भैया वायसराय शब्द उसमें जोड़ दिया गया, अब क्या कहा जाएगा उसे, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ वायसराय का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा वायसराय का अर्थ रिप्रेजेंटेटिव से है। ठीक है, वायसराय का अर्थ किससे है, ठीक है, वायसराय का जो अर्थ है वो रिप्रेजेंटेटिव से है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे प्रतिनिधि कहेंगे। मतलब यहां पर महारानी, ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटेन की महारानी जो है, वो ये बता देना चाहती है कि गवर्नर जनरल अपने आप में काम नहीं कर रहा है, या गवर्नर जनरल अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं है, गवर्नर जनरल सुप्रीम नहीं है, गवर्नर जनरल एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है, किसका, महारानी का। तो याद रखिएगा वायसराय शब्द का अर्थ क्या है,
इसके अलावा इस पद पर पहला व्यक्ति कौन आएगा? लॉर्ड केनिंग आएंगे। पहले व्यक्ति कौन आएंगे? लॉर्ड केनिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय। ये कुछ मुख्य बातें थी 1858 की जो आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, इससे पहले वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखो एक 1861 का एक्ट भी है। 1861 के एक्ट में बस आप इतना याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम या कहते हैं इसको विभागीय प्रणाली कब शुरू की गई? विभागीय प्रणाली कब शुरू की गई या किसने शुरू की? तो 1861 याद रखिएगा और शुरू करने वाले में लॉर्ड केनिंग का नाम याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस, ठीक है। 1909 का एक्ट आया था भाई, 1909 का। इसको बेसिकली मार्ले मिंटो सुधार यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से आने आता है। यहाँ पर मार्ले कौन है? तो मार्ले जो है वो भारत सचिव है। भाई एक नया पद 1858 में बना था। 1858 में इंग्लैंड के अंदर एक नया पद बनाया गया था भारत सचिव के नाम से, इंडिया सेक्रेटरी के नाम से। तो 1909 में भारत सचिव, राज्य सचिव कौन थे? तो वो थे जॉर्ज मार्ले। और वायसराय कौन था? तो वायसराय थे मिंटो। इन दोनों ने मिलकर इसे बनवाया था, तो नाम क्या पड़ गया? मार्ले मिंटो सुधार। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इसके द्वारा भारत में फूट डालो राज करो नीति को बढ़ा दिया गया। फूट डालो राज करो जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई, ठीक है। मुसलमानों को क्या दिया गया? मुस्लिमों को क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब आप कहोगे सर सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? मतलब ये कहा गया कि मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकता है, मतलब हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं करेगा। मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या आएगी? फूट पड़ेगी। मुस्लिम हिंदू के बीच में क्या होगा? फूट पड़ेगी, वो आपस में डिवाइड होंगे और उसका फायदा अंग्रेजों को मिलेगा। तो फूट डालो राज करो नीति यही तो थी। तो इसको बढ़ावा किससे दिया गया था? 1909 में इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाने लगा। इसके साथ में एक और याद रखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं प्लस में, इसे भी याद कर लीजिए। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा याद रखना। एसपी सिन्हा जो थे ये पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद में पहुंचे थे, ठीक है। याद रखेगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में अपॉइंट होने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो पहले इंडियन कौन थे? एसपी सिन्हा। क्लियर रहेगा? चलिए आगे चलते हैं। 1919 आया था, 1919। इसको भी नाम दिया गया है, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू कौन है या मॉन्टेग्यू लिखा रहता है, तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो भारत सचिव है, इंडिया सेक्रेटरी है। चेम्सफोर्ड कौन है? तो गवर्नर जनरल वायसराय है। काम क्या क्या हुआ? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये एक्ट वैसे 1919 में बना था, लेकिन ये लागू कब से हुआ है, इंप्लीमेंट कब से हुआ? 1921 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, सिविल सर्विस जो होती है, सिविल सर्विस में नौकरी करना कराने के लिए कंपटीशन या नौकरी कराने के लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, उस योग्यता को कौन चेक करेगा? परीक्षा कौन कराएगा? एग्जामिनेशन कौन कराएगा? तो उसके लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनकर तैयार हुआ? 1926। आपसे क्वेश्चन आएगा भारत में लोक सेवा आयोग सबसे पहले कब बनाया गया? था भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन को सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था 1926 में, लेकिन प्रोविजन जो था वो 1919 के एक्ट में था। ओके, चलिए इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके द्वारा क्या हुआ कि पहली बार द्विसदनीय, पहली बार जो विधायिका थी, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून को बनाना। जैसे आज की डेट में आपकी पार्लियामेंट है, संसद है, संसद का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, लॉ मेकिंग करना। लेकिन हमारी संसद भी दो सदन वाली है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, पता है ना आपको। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि अभी तक, इससे पहले तक भारत में जो विधायिका होती थी, लेजिस्लेचर होता था, वो केवल एक ही हाउस होता था, एक ही सदन होता था। पहली बार 1919 में, पहली बार 1919 में उससे दो सदन कर दिए गए। तो आपसे कहेगा विधायिका को द्विसदनीय कब बनाया गया? ड्वेल हाउसेस या बाई कैमरल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? बाई कैमरल।
बाइकैमरल, हमारे यहाँ बाइकैमरल सिस्टम को कब अपनाया गया था? 1919 में। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर भैया जनता को डायरेक्ट वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, आप लोग डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, तो वही क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। सबसे पहले कब लागू हुई? 1919। और एक और पॉइंट साथ में जोड़कर याद कर लेना, इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय सिख थे, इंडियन सिख जो थे, उनको पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। जैसे मुस्लिमों को दिया गया था, वैसे ही भारतीय सिखों को भी दिया गया था। यानी कि फूट डालो राज करो जो नीति है, सांप्रदायिकता जो है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इससे ऊपर पहुंचोगे तो 1935 का एक्ट आ जाता है, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत को एक संघ बनाने की घोषणा की गई थी। इस एक्ट के द्वारा एक भारतीय संघ, ठीक है, यानी कि इंडिया फेडरल या इंडिया यूनियन कह लीजिए, ठीक है। फेडरल सिस्टम जो हमारे यहाँ पर अपनाया गया था, है ना, वो बेसिकली 1935 के अधिनियम में आया था। 1935 में ये कहा गया था, 1935 के एक्ट में ये कहा गया था कि इंडिया जो है उनमें मतलब जैसे पहले रियासतें वगैरह होती थी, राजा महाराजा के किंग्स प्रोविंसेस होते थे या प्रिंसली स्टेट होते थे, उन सबको मिलाकर क्या होगा? एक अखिल भारतीय भारत बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय भारत। ठीक है, तो भारतीय संघ बनाने की जो घोषणा की गई थी वो 1935 में की गई थी। इसके अलावा जो भारतीय हरिजन थे, भारतीय हरिजन जो थे, उनको भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट भारतीय हरिजनों को कब मिला था? 1935 में। इसके अलावा याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। क्या? केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन का मतलब क्या है कि जो सरकार है उसे दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से भी पूछ लेता केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ। इसके अलावा संघीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, इन सब का जो उल्लेख है वो कहां पर है? 1935। हाँ, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट भारत का भैया जो स्थापित हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और इसके पहले चीफ जस्टिस जो थे वो सर मॉरिस गुआयर थे। कौन थे? आपसे कहेगा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1935 के अधिनियम में। काम करना इसने कब से शुरू किया? 1937 में। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो सर मॉरिस गुआयर। इसके बाद में आपको पता भी है इंडिया आजाद हो जाता है ना। बीच की घटनाओं में आप लोग इतना याद रख सकते हैं केवल। इसके बाद में 1942 का क्रिप्स मिशन भारत आया था। डेट पूछ सकता है केवल, ठीक है। 1942 का क्रिप्स मिशन भारत आया था। और इसके बाद में 1946 में, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के बारे में एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जिसने संविधान का निर्माण किया था, संविधान सभा, उस संविधान सभा का प्रारूप जो था, ड्राफ्ट जो था, वो कैबिनेट मिशन ने तैयार किया था। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, चुनाव कैसे होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, ये सब किसने डिसाइड किया था? कैबिनेट मिशन ने। उसके बाद 1947 का आपका स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, और उसके द्वारा इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों को 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उतनी इतनी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखनी है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा और संविधान के निर्माण की बात करते हैं। ज्यादातर चीजें फैक्चुअल है, यहाँ पर ज्यादातर चीजें फैक्चुअल है, आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का पहला विचार किसने दिया, तो संविधान सभा का पहला विचार 1934 में आपके एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने पहला विचार दिया था। पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला आइडिया है, वो पहला आइडिया किसका था? एम एन रॉय। आपसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला आइडिया किसने दिया? तो एम एन रॉय, 1934। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रपोजल आया था। उसमें भी संविधान सभा की मांग रखी गई थी। उसमें भी कहा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन योजना, अभी अभी बता क्या है? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। वास्तव में भैया याद रखिएगा,
कि संविधान सभा के लिए आपके इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए आपके यहाँ पर इलेक्शन कराई गई थी और इलेक्शन के बाद में 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का क्या हो गया गठन। इसमें याद रखिए आपसे कहते हैं क्योंकि उस समय पर महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना ये दो बड़े नाम थे, लेकिन ये दोनों ही संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये और याद रखिए। आगे की तरफ देखिएगा आधुनिक भारतीय कला के अग्रणी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है भैया उन्होंने संविधान को सजाने का काम किया है, ठीक है, संविधान को अट्रैक्टिव बनाने का काम किया, उसके बॉर्डर वगैरह को बनाने का काम किसने किया है? नंदलाल बोस। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूं, आपसे पूछ लेता है संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो वो थे नारायण प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये कौन थे? ये थे भैया सुलेखक। सुलेखक का मतलब क्या है? अपनी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने का काम जो किया था वो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम याद रखना है। आगे की तरफ देखिएगा तो भैया हमारे यहाँ पर संविधान सभा की हम बात करें तो संविधान सभा की जो सीटें थी, टोटल सदस्यों की संख्या थी 389, ये थे टोटल मेंबर। इन 389 में 292 4 और इसके अलावा 93, मतलब 292 जो थे ये थे ब्रिटिश भारतीय 11 प्रांतों से। जैसे आज की डेट में इंडिया में भारत में आपने देखा राज्य होते हैं, अंग्रेजों के समय पर क्या होते थे? अंग्रेजों के समय पर होते थे प्रांत, प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस कितने थे? 11। इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, ठीक है। चीफ कमिश्नरी मतलब ये इनके हेड ऑफिस थे अंग्रेजों के समय पर। 4 इन्होंने अपने हेड ऑफिस बना रखे थे, जिसमें दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर मारवाड़ था, बलूचिस्तान था, वहां से एक एक सदस्य। और 93 जो थे ये देसी रियासतों से चुने गए थे। देसी रियासत जिनको प्रिंसली स्टेट या किंग्स प्रोविंसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? किंग्स प्रोविंसेस। इनके कितने सदस्य थे? इनके 93 सदस्य थे। बहुत इंपोर्टेंट है, पूछे आते हैं। इनमें से अगर आपसे ये पूछ ले कि इनमें से चुने हुए सदस्यों की संख्या, मतलब इनका चुनाव हुआ था, तो यहां पर याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। चुने कितने गए थे? तो चुने हुए सदस्यों की संख्या थी 296। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, मतलब क्या हुआ? संविधान सभा पूरी तरीके से इलेक्टेड नहीं थी। अब ये इलेक्शन किस आधार पर हुआ? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई। मतलब भारत की टोटल जनसंख्या जो थी उसके हिसाब से 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीट रखी गई। उसके आधार पर टोटल सीट कितनी थी? 389। ठीक है, क्लियर रहेगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में, क्योंकि इसी दिन अडॉप्ट किया गया था, आपको याद है संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस दिन जब यह आपके लागू हुआ तो 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल के साथ में भारत का सबसे लंबा संविधान, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बनकर तैयार हुआ। क्लियर है। इसके अलावा ये आपके राष्ट्रपति थे। ये बीच में एक तथ्य आ गया, फैक्ट आ गया, याद कर लीजिएगा। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना। वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, जिस समय पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे उस समय पर जो मतगणना थी, जो वोट काउंटिंग चल रही थी, तो वो 2 बार करनी पड़ी थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करते हैं, क्या क्या काम किए इसने। भाई अगर आपसे पूछा जाए पहली बैठक कहाँ हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई? दिल्ली के चैम्बर्स हाउस में। याद रखिएगा, दिल्ली के चैम्बर्स हाउस में पहली बैठक हुई थी। और चैम्बर्स हाउस की भी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के अंदर ये बैठक हुई थी। क्लियर है। इसके अलावा पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि इस समय तक कोई प्रेसिडेंट चुना नहीं गया था, तो इसी वजह से टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष। परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? क्योंकि ये इलेक्टेड होकर आए थे, चुनकर आए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दोनों कौन थे? ये दोनों संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट।
है ना? प्रेसिडेंट की मदद के लिए कौन बनाए जाते हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 इंपोर्टेंट रहेगा। इस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, ये रखा गया। भाई आगे चल के आप संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में पढ़ोगे, तो जो आपकी प्रियम्बल है ना, उस प्रियम्बल में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, वो सब चीजें आपकी यहीं पर आपको मिलेंगी। उद्देश्य प्रस्ताव में वो चीजें थी जो आज की डेट में आपके प्रियम्बल बनकर आपके सामने है। तो पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब रखा गया? 13 दिसंबर। आगे की तरफ 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है, मैं ये बनकर तैयार हो गई भैया। संविधान के निर्माण पर टोटल खर्च कितना आया? 64 लाख का आया। 26 नवंबर 1949 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को क्या हुआ? अपनाया गया। ठीक है, ये बता चुका हूं। हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की बैठक अंततः 24 जनवरी 1950। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे आता है कि आपसे कहेगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950। बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव जो थे, बी एन राव, इनको क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइस देने वाले। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार जो थे। क्वेश्चन आएगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। और भैया महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, आपको याद रखनी है। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा संविधान सभा जो थी उसके द्वारा कुछ चीजों को स्वीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, तो उनकी डेट पूछ लेता है। तो यहाँ पर डेट याद रखनी है। संविधान सभा ने मई 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता, मेंबरशिप हासिल की। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है कि ऐसे देश जो पहले कभी ब्रिटेन के अधीन थे लेकिन बाद में आजाद हो गए, तो उनको मिलाकर एक संस्था बनी थी जिसको राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कहते थे। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, नेशनल एंथम जो है उसे स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग जो है उसे अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी, इनको भारत का पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति घोषित किया गया। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यही चीजें, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस बारे में तो देख लीजिए भैया। आपकी संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके कामों को करने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी। तो उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इनके अलावा इसमें कितने सदस्य थे? तो 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिलाकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सदस्यों के नाम पूछ सकता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों कौन थे? ये कैबिनेट मिशन के आपके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। इसके अलावा संविधान सभा ने ये कामों को करने के लिए, अभी भी मैंने बताया, कई सारी कमेटीज बनाई थी। 8 बड़ी समितियां थी और उसमें कई छोटी छोटी समितियां थी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी एक समझ बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, जो जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा मैं उसको स्टार मार्क करता हुआ जाऊंगा, आप समझ जाइएगा, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। सबसे पहले संविधान के भागों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान के प्रमुख भाग। वैसे सारे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके लिए जो इंपोर्टेंट होगा वो मैं आपको यहाँ पर स्टार मार्क करूंगा। जैसे पहला है, पहला भाग बताता है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, पूछा जाता है भाई। अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना होता है। नागरिकता, सिटीजनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख जो है वो संविधान के किस भाग में है? पार्ट 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ठीक है, इनका उल्लेख डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 और पार्ट 4 में। मौलिक कर्तव्य, ये 4A में आते हैं, 4 क में आते हैं। एक अनुच्छेद है 51A, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज आप बोलते हैं, ये बाद में जोड़े गए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में।
आगे आएंगे तब मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। 5वें भाग में संघ सरकार आ जाती है। इसके अलावा छठवां भाग है ना, यहाँ 5वें भाग में ये सब लोग आ जाते हैं। देखो, संसद भी आ जाती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, ये सब आपके किसमें आते हैं, भाग 5 में, पार्ट 5 में। इनके बारे में देखो, सारी चीजें अभी आगे आएंगी। फिलहाल अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि संविधान के किस भाग में क्या चीज मिलती है। भाग 6 में राज्य सरकारें आ जाती हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है राज्य सरकारों को उल्लेख कहाँ मिलता है। इसके अंदर राज्य की एग्जीक्यूटिव आ जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलोगे तो 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची जिसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र इंपोर्टेंट है। यूनियन टेरिटरीज, जो भारत की यूनियन टेरिटरीज है, उनका उल्लेख किसमें, पार्ट शेड्यूल 8 में है। इसके अलावा आपको याद रखना, भाग है ना, भाग 8, इसका उल्लेख किसमें है, पार्ट 8। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है, तो आपको याद रखना है, इसका उल्लेख पार्ट 8 में है। भागों की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट में पंचायतें रहेंगी, 9वें भाग में आती हैं। इसके अलावा नगर पालिका 9 का, ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज का उल्लेख संविधान के भाग 9 का में मिलता है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। सहकारी समितियों का उल्लेख 9B के तहत किया गया है। संविधान का भाग 9 खा कह लो, 9B कह लो। 10वां भाग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है, यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। संघ राज्य संबंध जो है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ये किसमें मिलता है, भाग 11, पार्ट 11। इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, भाग 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे बस। इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बताया गया, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा कम ही जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा 13वें में क्या आता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा 14वां आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, मतलब सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अधिकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्वाचन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा है, भाग 15 इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन से संबंधित जो प्रोविजन है वो भाग 15 में है। यहाँ भाग 17 इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा का उल्लेख है। इसके अलावा अगर आपात उपबंध पूछे, इमरजेंसी प्रोविजन, तो भाग 18 आपको याद रखना है। और संविधान का संशोधन पूछे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख किसमें है, तो भाग 20 आपको याद रखना है। वैसे टोटल भागों की संख्या कितनी है, 22। इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने स्टार मार्क किए हैं, आप समझ जाएंगे। शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। शेड्यूल्स कौन कौन सी इंपोर्टेंट रहेंगी, फिर से मैं स्टार मार्क करूंगा। पहली अनुसूची के अंतर्गत जो भारत के स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके नाम वगैरह और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के नाम ये बताए गए हैं। भाग 2, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, अनुसूची 1 में क्या हो गया, राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। दूसरी अनुसूची जो है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दूसरी अनुसूची जो है इसमें क्या बताया गया है, तो याद रखिएगा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पर आपको याद रखना है कि भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, स्पीकर या राज्यसभा के सभापति, ये सब जो है, इनके वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो किसमें है, आपके अनुसूची शेड्यूल 2 में। इसके बाद अनुसूची 3 इंपोर्टेंट में रखिएगा, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ का उल्लेख किया गया है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके द्वारा जो ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है, और शपथ का उल्लेख किसमें है, आपके अनुसूची 3 में। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो संघ के मंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो सब आ जाते हैं। इसके अलावा संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, पार्लियामेंट मेंबर, ये सब इसके अंदर आते हैं, इनकी शपथ का उल्लेख। इसके बाद आपको याद रखना है, अगला जो है ये अंग्रेजी वर्जन है इसी का। आगे की तरफ चौथी अनुसूची आती है, ये कहती है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भाई राज्यसभा में जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको कितनी कितनी सीट प्राप्त होंगी। ठीक है, कितनी कितनी सीट प्राप्त होंगी ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये किसमें है, चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6वीं अनुसूची पूछी जाती है, 6वीं अनुसूची पूछी जाती है, याद रखिएगा। 6वीं अनुसूची में याद रखिएगा इसमें क्या बताया गया है, तो इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 7वीं सूची में
तीनों सूचियों का उल्लेख है। उन सूचियों का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट क्या होती है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची क्या होती है, उनके बारे में आगे हम बताएंगे। वैसे याद रखिएगा, संघ सूची अगर यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट डाल दिया तो उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को आ जाता है। ऐसी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, अगर स्टेट लिस्ट में कोई विषय डाल दिया गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका बनाएगी। और अगर कोई विषय कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में होता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट और जो राज्य की विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों को होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो भी उसका कानून बना सकती हैं और पार्लियामेंट भी बना सकता है। इनमें आपको याद रखना है, संघ सूची में विषयों की संख्या पूछ सकता है, 97 विषय है ना। वर्तमान में कितने हैं तो 98। पहले राज्य सूची में विषयों की संख्या 66, वर्तमान में कितनी है 59। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 थी, अब कितनी है तो 52। विषयों की संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, विषयों की संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट। 8वीं अनुसूची आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी, पूछा जाता है जो भारत की 22 भाषाएं हैं, ठीक है, भारत की 22 भाषाएं, उनका उल्लेख कहां पर है, ठीक है। तो भारत की 22 भाषाएं, उनका उल्लेख कहां पर है, तो अनुसूची 8 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है भाई। अनुसूची 8 पहले कितनी थी तो इनकी मूल संख्या 14 थी। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर याद रखना है 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म कानून से संबंधित थी, भूमि सुधार कानून से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची इंपोर्टेंट रहेगी भाई, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये तीनों इंपोर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बताता है ना, डिफेक्शन लॉ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और चुनाव में जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो किस आधार पर उसकी मेंबरशिप बनी रहेगी या चली जाएगी, ये किसमें आता है, दल बदल। दल बदल को आपको याद रखना है, इसको बाद में शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। पूछा जाता है 52वें संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा आपके यहाँ पर 10th शेड्यूल शामिल की गई, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून को रखा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतें आ जाती हैं और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिकाओं का उल्लेख है। पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। पंचायतों से संबंधित विषयों की संख्या 29 है और नगर पालिकाओं से संबंधित विषयों की संख्या 18 है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पंचायतों से संबंधित विषयों की संख्या कितनी है, याद रखना 29। नगर पालिका से संबंधित विषयों की संख्या कितनी है, याद रखना 18। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भैया भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। भाई आपको पता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसका जो निर्माण किया गया था, तो इसके निर्माण करते समय जो उस समय पर विश्व के अन्य संविधान थे, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था और जो अच्छी अच्छी बातें थी जो हमारे देश में लागू की जा सकती थी, उनको शामिल किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि किस देश के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया। तो देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो इंपोर्टेंट होगा मैं उसको गोला करता जाऊंगा, राउंड करता जाऊंगा, तो आप समझ लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा व्यापार, ट्रेड, वाणिज्य, कॉमर्स, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। इसमें एक बार को संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन पूछ सकता है, कहां से लिया गया। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी से आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन को कहां से लिया गया, जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि इसको यूएसएसआर, पूर्व यूएसएसआर बोलते थे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया था और प्रस्तावना में जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो भी यूएसएसआर के संविधान से है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, तो देखो गणतंत्र की व्यवस्था, मतलब रिपब्लिकन सिस्टम। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है, यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी और आपके फर्टिलिटी, ठीक है, उसको कहां से लिया गया है, बंधुता, ठीक है, उसको कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, कहां से लिया गया है उसको, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रहेगा, ठीक है, यहां पर याद रखिए, ठीक है। बंधुता को क्या बोलते हैं, इसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेटर्निटी, ठीक है। चलिए
दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से, तो देखो संशोधन की प्रक्रिया यानी कि अमेंडमेंट प्रोसेस, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935, इससे तो भैया बहुत सारी चीजें ली गई हैं। याद रखिएगा, भारत में जो इस समय पर पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, उस पॉलिटिकल सिस्टम का ज्यादातर चीजें जो है वो 1935 के एक्ट से ही ली गई है। ये चीज याद रखिएगा। संघीय तंत्र यानी कि फेडरल सिस्टम आ जाता है, राज्यपाल का कार्यालय यानी कि गवर्नर ऑफिस आ जाता है, जुडिशरी आ जाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब आपके 1935 के एक्ट में शामिल थे। आगे की तरफ ब्रिटेन का संविधान आता है। संसदीय शासन बहुत बार पूछा था। पार्लियामेंट्री जो आपका सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया? तो यहीं से। विधि का शासन यानी कि आपके जो सिस्टम, आपके कानून का शासन होगा, लॉ का काम होगा, या यहाँ पर कानून ही शासन करेगा, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यहीं से लिया गया है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी को केवल पढ़ ही रहिए। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार जिसको आप लोग पार्लियामेंट्री स्पेशल राइट्स बोल देते हैं, ये सब। और द्विसदनवाद, बाइकैमरल सिस्टम। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से मोस्ट इंपोर्टेंट मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का सिस्टम यहीं से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहीं से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो भी यहाँ से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस यहीं से लिया गया। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो भी यहीं से ली गई, यूएसए से। यूएसए से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी कह लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यूएसए से। आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है, और इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है। रेजिडुअल पावर होती क्या है? अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? रेजिडुअल पावर क्या होता है? तो समझ लीजिए थोड़ा सा। ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई विषय जो संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, तीनों में से किसी में ना आए तो उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति, रेजिडुअल पावर। उस पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? फिर सेंटर बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ठीक है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो ये सब व्यवस्थाएं आपके अडॉप्ट की गई हैं किसी अन्य देश के संविधान से, जहां से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों को, और यहाँ पर आ जाता है। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये जो नोट्स हैं ये एससी ग्रुप सी डी स्टेनोग्राफर को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। और याद रखिएगा, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, ज्यादातर क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन यहीं से प्राप्त होंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, उद्देशिका की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये क्या है भाई? संविधान की जो प्रस्तावना है, मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका पहला ही पन्ना जो है वो उद्देशिका या प्रस्तावना का है, प्रियम्बल का है। आपको याद होगा, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, वही आज की डेट में आपका क्या बन गया है? प्रस्तावना। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपसे कहेगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? तो यूएसए। ठीक है। प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज याद रखिएगा, सबसे पहले यूएसए का संविधान था जिसने अपने यहाँ पर प्रस्तावना, प्रियम्बल का प्रयोग किया था। बाद में फिर अन्य कई सारे देशों ने उसे अपनाया, जैसे इंडिया ने भी अपनाया है। इसके अलावा एन ए पालकीवाला की अगर हम बात करें, ठीक है, एक व्यक्ति आपको याद रखना है, राजनीतिक शास्त्री है ना? तो एन ए पालकीवाला जो है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। भाई एक चीज देखिएगा, जब आप बाजार से कोई नई किताब खरीद के लाते हो, तो उस किताब में आपने देखा होगा, सबसे पहला पन्ना जो होता है वो लिखा होता है आभार करके, संपादकीय करके, और वहां पर जो राइटर होता है वो ये लिखता है कि मैंने ये किताब
क्यों लिखी, मैंने ये किताब किस लिए लिखी, अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा। उसी तरीके से आपके संविधान का पहला पन्ना प्रियम्बल का है, प्रस्तावना का। अगर कोई व्यक्ति संविधान को पढ़ना चाहता है और वो पहला पन्ना पढ़ता है प्रस्तावना प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल को पढ़ने से ही उसे ये पता लग जाएगा कि उसे आगे क्या मिलने वाला है। तो इसी वजह से प्रस्तावना को संविधान का दर्पण भी कहते हैं। ये भी साथ में जोड़कर याद रख लेना, संविधान का दर्पण भी कहते हैं इसको, ठीक है। मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भैया अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आगे आपको क्या दिखने वाला है, तो मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा संविधान का इसके अंदर क्या पाया जाता है, सार पाया जाता है। आगे भैया समरी मिल सकती है, इसे पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या देखने को मिलने वाला, क्या प्रोविजन मिलने वाले हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आपका संविधान पता ही है। इसके अलावा भारत कैसा देश है, तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, मैंने बताया था ना, संप्रभु जो मैंने बताया था, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भारत की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए उद्देश्य संकल्प, अभी भी मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था, उसी की बदला हुआ रूप आज का प्रियम्बल है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रियम्बल में चेंज किया गया। पहले ये माना जाता था, एक केस था, नाम मैं आपको बता देता हूँ, बेरूबारी, बेरूबारी बनाम भारत संघ, बेरूबारी वर्सेस इंडिया यूनियन। बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 में आया था। उसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में एक केस आया, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, 1973 में, जिसमें कह दिया गया कि प्रस्तावना प्रियम्बल को चेंज किया जा सकता है। इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, यानी कि जिनको सेकुलर, सेकुलर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है क्या ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। आपसे क्वेश्चन आता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, तो ये 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा भैया जो हमारा देश है उसका नाम क्या रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे लेकर भी बहुत सारे विचार आए थे, है ना। कोई हमारे देश का नाम भारत रखना चाहता था, कोई हमारे देश का नाम इंडिया रखना चाहता था, कोई हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखना चाहता था। तो इसी वजह से हमने आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जो लिखा, ठीक है, अनुच्छेद 1 जो लिखा है उस एक में डायरेक्टली लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमने दोनों को स्वीकार कर लिया, इंडिया और भारत, ये दोनों हमारे ऑफिशियल नेम होंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिएगा 13 दिसंबर 1946 आया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति दी गई थी। ठीक है, मैंने बताया ना बदला हुआ रूप क्या है, प्रस्तावना। अच्छा, केशवानंद भारती मामले में मैंने बताया कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल को चेंज किया जा सकता है, प्रियम्बल की भाषा में, लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर साथ में देखिएगा कि संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते संविधान संशोधन मूल संरचना को नष्ट ना करे। एक ये वाला शब्द याद रखिएगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। आपसे ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना को मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना किस केस में कहा गया था, तो केशवानंद भारती, है ना। मूल संरचना का मतलब क्या है कि ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो संविधान का अभिन्न अंग है, और क्योंकि वो उसका अभिन्न अंग है तो उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये कहा गया कि उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है, मूल संरचना को नष्ट किए बिना प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर आ जाता है, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो पूछे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और अगर पूछे इसमें भी साथ में क्या कहा गया, अवसर की समानता तथा प्रतिष्ठा, और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा। आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कितने प्रकार के इक्वालिटी की बात की गई है, प्रस्तावना प्रियम्बल में कितने प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है, कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं
कि ऐसा कोई देश जिसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हेड जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुना जाए, वही देश रिपब्लिक होगा। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है, अभी भी मैंने बता ही दिया है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक अवधारणा। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये बताया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत हर धर्म का सम्मान करता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, सर अर्नेस्ट बार्कर। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान की कुंजी। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद में आपको प्रेम्बल पढ़ने को मिलता है, तो संविधान का की नोट किसको कहा गया? सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है, आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति है एम हिदायतुल्लाह। प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन एक घोषणा से अधिक है। वास्तव में जो आपके एम हिदायतुल्लाह हैं, उन्होंने प्रियम्बल की इंपोर्टेंस को बताने का प्रयास किया था कि प्रियम्बल की इतनी इंपोर्टेंस क्यों है। एम हिदायतुल्लाह के बारे में एक फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे, और इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया था, जब जाकिर हुसैन जो आपके राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उनकी क्या हो गई थी? मौत। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा तो भैया 1950 में संविधान के प्रारंभ होने पर ये 2 शब्द नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। अभी भी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसके अलावा यहाँ पर ये शब्द मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। इस विशेष शब्द का उल्लेख, याद रखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पीपुल्स शब्द का उल्लेख नहीं है। पीपल शब्द का उल्लेख नहीं है। पीपुल शब्द का उल्लेख कहां पर है? तो चीन के संविधान में किया गया है। ऐसा बुमई केस, इन्होंने भी ये माना था कि भैया प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती के केस में मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान की प्रस्तावना को चेंज करने के योग्य माना गया था। 13 न्यायाधीश बैठे थे जिन्होंने बैठकर ये जजमेंट दिया था। इसके अलावा एक व्यक्ति है ठाकुरदास भार्गव। इनके बारे में इतना आपको याद रखना है कि ठाकुरदास भार्गव जो है, इन्होंने प्रस्तावना को, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आगे की तरफ यहाँ पर तो भैया अनुच्छेद 14 से 18 के तहत तटस्थ समता के अधिकार के विभिन्न प्राधिकारों के तहत सामाजिक समानता, 14 से 18 हम लोग मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में आगे कंप्लीट करेंगे, आगे आएगा ये सब, है ना। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कंप्लीट कर चुका हूँ। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे की तरफ यहाँ पर आपके ये शुरू हो जाते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, लेकिन भैया इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। दूसरे लेक्चर में इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।